बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं। ये टॉपिक आईकॉम पार्ट 2 की बुक से है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बुक का नाम है। सुहेल अफजल और आरफ चौधरी इस बुक के राइटर हैं। प्यारे बच्चों, इस बुक से हमने एक चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी कंपनीज होती हैं, और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है या जो फर्म है इसके अदर नेम्स क्या हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं और आपको पेपर में कौन सा अकाउंट दिया जाएगा, उस अकाउंट की तरफ से देख के आपने क्या कुछ प्रिपेयर करना होगा। ये सारा कुछ आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल के ऊपर न्यू है उनसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल फ्यूचर स्कॉलर को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस तरह आपका और मेरा जो ताल्लुक़ है वापस में जुड़ा रहे। और लास्ट पे जाके कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस क्या करना है ये हमने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम से ही जाहिर है कि नॉन प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट के साथ, नफ़ा के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के मकसद के लिए काम नहीं करती, ये हमें उसके टाइटल से, उसके नाम से ही पता चल रहा है। अब ये काम किस मकसद के लिए करती है, ये काम जिस मकसद के लिए करती है वो हम डेफिनेशन में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ बेटा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो मुआशरे की वेलफेयर के लिए काम करती है, मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। इसका तल्लुक़ प्रॉफिट के साथ नहीं होता। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मुआशरे की वेलफेयर होता है। प्रॉफिट कमाना इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अदर नेम्स क्या हैं। हम इसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, हम इसको नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, या फर्म ऑर्गेनाइजेशन कह लें या फर्म कह लें। हम इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग फंड भी कहते हैं। ये उसके 2 से 3 एक्स्ट्रा नेम हैं जिन नामों से हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, पहचानते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। बेटा जी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोज कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो हैं विच डू नॉट बाय मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल गुड्स। कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ना तो चीज़ें बाय करती हैं, ना ही चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड करती हैं और ना ही चीज़ें सेल करती हैं, यानी कि डू नॉट बाय मैन्युफैक्चर एंड सेल गुड्स। कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ना ही चीज़ें बाय करना है, ना ही चीज़ों को बनाना है और ना ही चीज़ों को सेल करना है। एंड हुज प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू डू गुड टू द सोसाइटी थ्रू वेलफेयर एक्टिविटीज़। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि कुछ करना है, अच्छा करना है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। किसके ज़रिए से? वेलफेयर एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, फलाह बहबूद की सरगर्मियाँ सर अंजाम दे के मुआशरे के लिए कोई ना कोई बेहतर काम करना है,
कोई ना कोई वेलफेयर का काम करना है, कोई ना कोई अच्छा काम करना है जिससे माशरे को फ़ायदा हासिल हो, तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लब इसकी एग्जांपल हो सकती है, स्कूल्स इसकी एग्जांपल हो सकती है, कॉलेजेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकती है, लाइब्रेरीज हो सकती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ये ऐसे इदारे हैं जो बग़ैर किसी प्रॉफिट के काम करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ माशरे की वेलफेयर के लिए होता है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो गवर्नमेंट के जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। अगर हम बात करें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की, ऐसे इदारे जो खैरात चंदे का कारोबार करते हैं, किस मकसद के लिए काम करते हैं कि चंदा खैरात इकट्ठी करके उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो उसके मुस्तहिक हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ओल्ड एज होम की, हम एग्जांपल ले रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, इनका मकसद क्या है? ओल्ड एज होम का मकसद ये है कि जो बुरे लोग हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनके लिए भी ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की। बेटा ये था नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से अकाउंट्स को बनाती है। अब हम बात करने लगे हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। कहता है जी फॉलोइंग अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाती है। वो कौन सी हैं? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जनरल जर्नल बनाती है। कैश बुक के अंदर सारा कैश का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसके अलावा जर्नल के अंदर जो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है वो की जाती हैं। फिर इनके लेजर्स बनाए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस भी बनाए जाते हैं। ये 4 अकाउंट और 3 अकाउंट ये हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। बेटा रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट को मार्कर से हाईलाइट करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अभी नीचे नोट आएगा उसमें भी यही लिखा होगा कि पेपर के अंदर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद बना के दिया जाएगा। जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, फिर आपने बैलेंस शीट बनानी होती है। ये तीनों चीज़ें है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। इसके आज के लेक्चर में हमने ये 2 चीज़ें लाजमी डिस्कस करनी है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये दोनों अकाउंट है, ये स्टेटमेंट ये जो है अकाउंट है, ये अकाउंट है क्या। नीचे एक नोट लिखा हुआ है जी, नोट क्या लिखा हुआ है? इन एग्जाम यू विल बी गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एग्जाम के अंदर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको कहा जाएगा कि आपको जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है इसकी मदद से आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर हम बात करें आईकॉम के स्टूडेंट्स की, तो आईकॉम के स्टूडेंट्स को आम तौर पे जो रिक्वायर्ड होता है वह सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही रिक्वायर्ड होता है। गुजरांवाला बोर्ड की अगर बात करें तो आम तौर पे यही प्रैक्टिस देखी गई है। अगर हम बात करें बीकॉम की, एडीपी की, एडीसी की, तो उनसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी डिमांड किया जाता है और बैलेंस शीट भी डिमांड की जाती है। हम इंशाल्लाह जब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस लाजमी करेंगे। अब बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या। मैंने भी आपको बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। एक हेडिंग लिखिए जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या, इसके अंदर आपको दिया क्या जाता है? लिखा है जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समराइज्ड कैश बुक। क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक समराइज्ड कैश बुक है। हम अगर अदर वर्ड्स में बात करें, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक समरी है किसकी, कैश बुक की, जिनके कैश के रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड की गई होती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर वो डिस्कस करते हैं। कैश रिसीट बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये अकाउंट की एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसका फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे।
कहते हैं जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो डेबिट साइड है, उस डेबिट साइड में आपके पास कैश रिसीट्स बताई जाती है। कैश रिसीट्स कौन कौन सी? जिसमें रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स भी होंगी और कैपिटल नेचर की रिसीट्स भी होंगी। आपने एक हम पार्ट 1 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये उसकी बात कर रहा है कि आपके पास जो रिसीट होंगी वो कुछ रेवेन्यू नेचर की होंगी, कुछ कैपिटल नेचर की होंगी। फिर कैश पेमेंट जो होंगी वो भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की होंगी। वो इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड है इस अकाउंट के अंदर, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिन आइटम्स का ताल्लुक कैश के साथ होगा हम सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। हम और कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपको बना के दिया गया ना पेपर के अंदर। उसमें कहता है इट विल शो जनरली डेबिट बैलेंस। आम तौर पे जो इसका बैलेंस आता है ना वो डेबिट बैलेंस आता है आम तौर पे। क्रेडिट बैलेंस कैसे आएगा, किन केसेस में आएगा? इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो फिर जो इसका बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस शो होगा। अगर आपने बैंक से लोन किसी किस्म का नहीं लिया तो इसका डेबिट बैलेंस शो होगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो इसका कौन सा बैलेंस शो होगा? क्रेडिट बैलेंस शो होगा। अच्छा, नेक्स्ट कहता है इट्स क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इंडिकेट करेगा, वो इशारा करेगा, वो बताएगा कि हमारे पास कंपनी के अंदर मौजूद जो कैश है वो कितना है, या हमारे पास बैंक के अंदर जो क्लोजिंग कैश है वो कितना पड़ा हुआ है, ये कौन बताएगा? उसके बाद है जी इट इज़ नॉट एन अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम, इट इज़ अ स्टेटमेंट ओनली। उसने वाज़ेह अल्फाज में बोला है ये डबल एंट्री सिस्टम की तरह का ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। उसके बाद हम इसको प्रिपेयर कब करते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है तब हम इसको एंड वाले दिन इसको प्रिपेयर करते हैं सारे डाटा की मदद से। बेटा ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में आपको बना के दिया गया होना है। अब हम बात करने लगे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें सवाल में दिया गया होगा इसकी तरफ से देख के हमने जो अकाउंट प्रिपेयर करना है वह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, an account which is prepared to find surplus or deficit of non-profit making organization। अब हम बात करने लगे हैं कि ये सरप्लस क्या होता है और ये डेफिसिट क्या होता है। कहता है ये ऐसा अकाउंट है जिसकी मदद से आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस निकालते हैं या डेफिसिट निकालते हैं। बेटा आपने जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, उनमें हम प्रॉफिट निकालते हैं और लॉस निकालते हैं। कि ग्रास प्रॉफिट भी निकालते हैं, ग्रास लॉस भी, नेट प्रॉफिट भी निकालते हैं, नेट लॉस भी निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास जो आता है वो प्रॉफिट आता है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रॉफिट को सरप्लस का नाम देते हैं। और जो हमारे पास ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जब हम अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाएं या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, तो हमारे पास जो लॉस आता है उसको हम नेट लॉस कहते हैं। मगर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो हमारे पास लॉस आएगा उसको हम डेफिसिट बोलेंगे। ये सरप्लस कैसे आएगा और डेफिसिट कैसे आएगा हम ये डिस्कस करने लगे हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड ऑल रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये जो उसने बात की है कि एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने हैं। किसकी डेबिट साइड पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन के अंदर बताएंगे होंगे। उसके बाद कहता है ऑल रेवेन्यूज़, ये जितने भी आपके पास रेवेन्यूज़ हैं इसको आपने रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे। किसकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ये भी आपके क्वेश्चन में बताए होंगे। उसके बाद कहता है जी ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट बट नॉट द कैपिटल आइटम। वो आइटम्स जिनका ताल्लुक रेवेन्यू के साथ है हम सिर्फ और सिर्फ वो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर
जिनका ताल्लुक कैपिटल नेचर के साथ होगा, हम उसको, उन आइटम्स को इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहते हैं जी इट इज़ इन फैक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अगर हम बात करें हकीकत में तो ये भी जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है। तो ये भी उसी तरह का एक फॉर्मेट है, उसी तरह की एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है। इसलिए उसने बोला कि ये उससे मिलता जुलता है। उसके बाद है जी ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम रेवेन्यू कंसर्निंग करंट ईयर whether received in cash or not, and all items of expenses whether paid in cash or not are taken into account। कहते हैं जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स हैं, चाहे उनका कैश आपने रिसीव किया है या नहीं किया, या जितने भी एक्सपेंसेस हैं चाहे उनको आपने कैश में पे किया या नहीं पे किया, आपने वो इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने ही करने हैं। वो तमाम आइटम्स जो रेवेन्यू नेचर की हैं, उनका कैश आपने वसूल कर लिया या नहीं किया, उसको भी रिकॉर्ड करना है। और वो तमाम आइटम्स जो एक्सपेंस नेचर की हैं, उनका कैश आपने पे किया या कैश की सूरत में आपने पे की हैं या नहीं पे की, उनको भी आपने इसमें रिकॉर्ड करना है। अब कहता है अच्छा जी, बट नो आइटम ऑफ इनकम आर एक्सपेंस कंसर्निंग लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन। उसने एक बात की है कि वो आइटम्स चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस, अगर उसका ताल्लुक पिछले साल से है या नेक्स्ट ईयर से है, वो हम इस स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2020 की, हमारे पास कुछ आइटम्स बताई गई हैं 2019 की और कुछ बताई गई हैं 2021 की। हम 2019 की रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, 2021 की रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2020 की रिकॉर्ड करेंगे। अब कहता है जी डिफरेंस ऑफ बोथ साइड्स इज कॉल्ड सरप्लस और डेफिसिट। दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो या तो सरप्लस के लिए आएगा या डेफिसिट। अब सरप्लस कैसे आएगा और डेफिसिट कैसे आएगा? बेटा जी अगर आपके एक्सपेंसेस कम है और आपके रेवेन्यूज ज़्यादा है, यानी कि रेवेन्यूज ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो आपके पास सरप्लस आएगा। अगर आपके रेवेन्यूज कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि अखराजात ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो आपके पास डेफिसिट आएगा। कहता जी इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। हम जिस तरह हमारे पास नेट प्रॉफिट आता था, हम उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, ट्रेडिंग उसमें जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हम इसमें भी यही करेंगे। हमारे पास जो सरप्लस आएगा या जो डेफिसिट आएगा उसको हम कैपिटल फंड के अंदर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। इट इज़ प्रीपेड ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसको भी हम अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पे ही बनाते हैं। इट डज़ नॉट स्टार्ट विद एनी ओपनिंग बैलेंस। इसके अंदर हम किसी किस्म का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते, कोई ओपनिंग बैलेंस हम नहीं लिखते। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर की बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई या किसी भी पॉइंट में मसला है तो बेटा जी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आंसर किया जाएगा। मेरा नंबर भी वहाँ मौजूद है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो जो आइटम्स आती हैं वो डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत अहम होंगे। वो पॉइंट्स आपको समझ आ गई तो इंशाअल्लाह आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।